हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू फाइनेंस मार्केट। वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आप लोगों से मैं बात करने जा रहा हूँ वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के बारे में। कुछ लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। उसके अलावा यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगा कि अभी इसके अंदर का क्या स्टेटस चल रहा है, और आपको बताना चाहूँगा कि इसकी जो सुप्रीम कोर्ट की जो नेक्स्ट हियरिंग है वो कब होने वाली है, और ये सारी बातें हम लोग करेंगे। आइए देखते हैं। तो आगे बढ़ूँ उससे पहले आपसे जल्दी से रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप सबसे पहले उसे देख पाएँ। दूसरी रिक्वेस्ट ये रहेगी दोस्तों कि डीमेट अकाउंट अगर किसी को ओपन कराना है या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ एक लिंक दिया गया है। उस लिंक को क्लिक करके आप स्टॉक के अंदर अकाउंट ओपन करा सकते हैं। ओके, आइए सबसे पहले हम लोग इसका स्टेटस देख लेते हैं। आज के दिन 3 तारीख के दिन का क्या स्टेटस है, 3 अगस्त 2020। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर एजीआर का जो मामला है, जो एजीआर केस है, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की जो सुनवाई है वो अभी फाइनलाइज नहीं हुई है, तो उसको फाइनलाइज करा जाना है। देखिए, उसकी जो नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग है वो है 10 अगस्त, यानी 10 तारीख, यानी आज 3 है। आज से 7वें दिन जो है सुप्रीम कोर्ट अपना इसके ऊपर एक डिसीजन देने वाला है। अब देखते हैं कि क्या ये फाइनल हो जाएगा यहाँ 10 तारीख को, या फिर आगे फिर मतलब रिज़र्व कब करके रखेगी सुप्रीम कोर्ट। अभी ये कल ही 10 तारीख को ही पता चलेगा क्लियरली। तो आइए हम लोग सबसे पहले स्टेटस की बात कर लेते हैं। दोस्तों, आज ये ओपन होता है 8.40 पे, और इसकी प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस 8.40 ही है। लो अगर आप देखेंगे तो आज के दिन ये लो बनाया है 8.00 का, और हाई बनाया है 8.85 का। लोअर सर्किट बैंड लगा था 7.60 का, अपर सर्किट बैंड लगा था 9.20 का। 52 वीक लो अगर आप चेक करेंगे तो 2.40 है, और 52 वीक हाई है 12.60 का, और करंटली 8.55 के ऊपर ट्रेड हो रहा है, जो कि 0.15 और प्लस 1.79% ऊपर है अपने प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस के रेस्पेक्ट में। टोटल आप वॉल्यूम चेक करेंगे दोस्तों तो 2 करोड़ 35 लाख, नहीं 23 करोड़ 55 लाख 65,286, यानी 235.5 मिलियन। टोटल मार्केट कैप की अगर आप बात करें तो 24,568.76 करोड़ है। एनएससी के ऊपर डेटा शो हो रहा है। वहीं पे सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी परसेंट की बात करें तो 31.43% की डिलीवरी उठाई जा रही है। सिक्योरिटी इंडस्ट्री का पीई रेशियो अगर आप चेक करें तो 2.31 है। फेस वैल्यू अगर आप देखें तो 10.00 है। वहीं पे अगर आपको बताना चाहूँगा टेक्निकल ट्रेंड की अगर हम बात करें तो न्यूट्रल है। अभी यहाँ पे एक न्यूट्रल रेटिंग इसको दी गई है। रिटर्न परसेंट की बात कर लेते हैं तो 6.83% का रिटर्न शो किया है एक हफ्ते के अंदर। एक महीने के अंदर -12.24% का रिटर्न शो किया है। 3 मंथ्स के अंदर 102.35% का, जो कि ऑल्टर होता रहता है, अभी चेंज हो गया 101.18% हो गया। 6 मंथ का 66.12%, और वहीं पे अगर हम एक साल का देखें तो 42.50% है। स्टेक होल्डिंग पैटर्न में आपको बताना चाहूँगा मार्च 2020 क्वार्टर का भी डेटा है यहाँ पे, जिसमें 72.05% की स्टेक है प्रमोटर्स के पास, जिसका 0% प्लेज है। 8.82% की स्टेक है आपके फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की, और 8.65% की स्टेक है आपके डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की, जिसमें म्यूचुअल फंड्स के पास 4.52% है। अदर कैटेगरी वाले इन्वेस्टर्स की हम बात करें तो 10.48% की स्टेक रखते हैं। अब दोस्तों, इससे जुड़ी हुई एक लेटेस्ट अपडेट देख लेते हैं। दोस्तों, अपडेट ये है कि जो ट्राई है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसने वोडाफोन आइडिया लिमिटेड और भारती एयरटेल के जो प्रीमियम प्लान्स थे उनके ऊपर जो ऑब्जेक्शन लगाया था, और जिसके ऊपर इन्होंने अपनी इंक्वायरी करी थी, तो इन सब मामले के बीच में NCLT यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, एपलेट ट्राइब्यूनल, उसने बेसिकली अपना एक ऑर्डर दिया था, पास किया था। तो वो वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के फेवर में था, एयरटेल के फेवर में था। लेकिन साथ साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि ट्राई अपने इंक्वायरीज़ को प्रोसीड कर सकती है, यानी जो इनकी इंक्वायरीज़ हैं उसको एक कंटिन्यूस लगा सकती है। और इनको अगर किसी तरीके का कुछ मिलता है, किसी तरीके की पॉइंट्स
इनको सस्पेक्ट होता है किसी पॉइंट पे, तो ये उस समय क्वेश्चन कर सकते हैं। तो यहाँ पे ट्राई बेसिकली फिर से कुछ क्वेश्चंस पाइल अप कर रखा है इन लोगों के सामने कि आप जो प्रीमियम प्लान यूज़ कर रहे हो उसको आप क्लैरिफाई करो, उसको सब्सटेंशिएट करो, है ना, उसको मटेरियलाइज करो और प्रूफ करो कि आप जो सर्विस प्लान दे रहे हो वो किसी दूसरे के कस्टमर्स को के नेटवर्क को किसी तरीके से इंटरफेयर नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसको जस्टिफाई करने के लिए जो ये आपका ट्राई है वो बहुत सारे क्वेश्चंस के लिस्ट जो है इन दोनों कंपनीज़ के सामने मेल करके भेज दिया है, और जिसका जवाब इन दोनों कंपनीज़ को 4 तारीख को देना है, यानी कल के दिन। तो ये इस आर्टिकल के अंदर लिखा गया है। यहाँ पे वोडाफोन आइडिया लिमिटेड और एयरटेल का कहना है कि ये किसी भी तरीके के ऐसी सर्विस नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं जो किसी भी रूल्स और रेगुलेशन के कॉम्प्लाइंट को सेटिस्फाइड ना करता हो, है ना। ये सारे रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करता हुआ करने वाला प्लान है। तो ट्राई बेसिकली इस चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं है, वो इसको और क्लैरिफिकेशन चाहता है, तो वो 4 तारीख की डेट फिक्स करके दिया हुआ है। तो अब देखते हैं 4 तारीखों की क्या होता है। इन सब बाबतों के बीच में एक दिमाग में क्वेश्चन आता है दोस्तों कि यही ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जब जियो ने एंट्री करी थी टेलीकॉम वर्ल्ड में, उस समय जो उन्होंने रेट्स ऑफ़र किए थे, क्या वो रेट ऑफ़र करना दूसरे कंपनी के और क्लाइंट्स को अफेक्ट नहीं किया? वहाँ पे ट्राई के क्वेश्चंस कहाँ चले गए? वहाँ भी तो क्वेश्चन पूछना चाहिए था। एक रेगुलेटर की जिम्मेदारी होती है, रेगुलेटर की जिम्मेदारी होती है सिर्फ एक लोगों को देखने के लिए नहीं, इक्वली देखने के लिए होती है। तो उस समय भी तो इनसे ये क्वेश्चन कर सकते थे ना कि ये रेट जो है मार्केट के अंदर दूसरी कंपनी के दूसरे ऑपरेटर के कस्टमर्स को अफेक्ट कर सकते हैं, दूसरे ऑपरेटर की रेवेन्यू को अफेक्ट कर सकते हैं। और किया, कितनी सारी कंपनीज क्लोज आउट हो गई, बिजनेस से आउट हो चुकी हैं। दे रन देयर बिजनेस, मतलब दे रन आउट फ्रॉम देयर बिजनेस। तो वहाँ पे क्वेश्चन इन्होंने नहीं किया और आज प्रीमियम प्लान्स को लेकर के क्वेश्चन कर रहे हैं। देखते हैं मामला कहाँ जाता है। और ये तो क्लियर कट दिखता है कि ये जो भी कुछ हो रहा है ये पार्शियल है, ये फेयर गेम नहीं है, जो कि खतरा है। दोस्तों यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस बात को अच्छे से समझती है कि अगर VIL क्लोज हो जाएगा तो उस केस में सबसे ज़्यादा हिट किसको होगा, कौन नुकसान झेलेगा इतना? गवर्नमेंट को तो नुकसान होगा ही होगा, उसके अलावा जो बैंकिंग इंडस्ट्री है उसको बहुत बुरी चपेट लगेगी, और बुरी चपेट ऑलरेडी लग चुकी है, एक जगह से नहीं कई जगह से लग चुकी है। और ऐसा होता है तो एक नई चपेट और लगेगी, एक नई चोट लगेगी बैंकिंग इंडस्ट्री को। बैंकिंग इंडस्ट्री हमारे देश की वैसे भी डिटेरियोरेट होती जा रही है, आपको पता होना चाहिए, डाउनग्रेड होती जा रही है। मैं आपको बताऊं, आपको अच्छे से समझना है, फिज़िकली समझना है इस चीज़ को, तो आप एक काम करिए, आप अपने जो भी व्हीकल है आपके पास उससे आप बाहर सड़क पे निकलिए, और जो ATM होता है हर बैंक का, आप ATM में जा कर के विज़िट करिए, उस बैंक की हालत को आप अच्छे से समझ जाएंगे। दोस्तों वही ATM आज से 4 साल पहले कितना चमकता धमकता हुआ करता था, प्रॉपरली AC चलती रहती थी, उसका डोर प्रॉपर क्लोज रहता था। वहाँ पे लोग जाने के लिए लाइन लगाते थे, वहाँ पे एक प्रॉपरली सिक्योरिटी गार्ड बैठा होता था ताकि कोई कुछ गलत ना कर सके। आज की हालत ये हो चुकी कि ना वहाँ आपको कोई गार्ड मिलेगा, ना वहाँ पे कोई आपको लाइन लगाता हुआ दिखेगा, ना वहाँ पे आपको गेट क्लोज मिलेगा, ना वहाँ पे आपको प्रॉपरली AC चलती हुई मिलेगी। AC चलेगी तो वो गर्म हवा फेंकती है, नहीं तो चलेगी ही नहीं। वहाँ आपको आज के दिन में सिक्योरिटी गार्ड की जगह पे कुत्ते बैठे हुए देखने को मिलेंगे ATM के अंदर। जी हाँ, तो ये एक बहुत ताज़ा एग्जांपल है इस चीज़ को प्रूफ करने का, और किसी को भी आप दिखा सकते हैं, आप खुद भी देख सकते हैं। मैं पर्सनली इस चीज़ को देखता हूँ और रियलाइज़ करता हूँ कि व्हाट द बैंकिंग सिस्टम ऑफ इंडिया हैज़ बिकम। और अगर ऐसा होता है तो ये एक बहुत बड़ी एक तरीके से नई चोट लगेगी बैंकिंग इंडस्ट्री को डिस्ट्रक्शन के लिए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझती है।
इसके अलावा लगभग 11,000 एम्प्लॉयज़ जिनकी नौकरी जा सकती है, जो अनएम्प्लॉयड हो सकते हैं, उसका क्या होगा? अगर वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे तो उनका भारत सरकार को जो टैक्स का जो पैसा मिलता है चंदे के रूप में समझिए, वो कहाँ से मिलेगा? क्या वो 11,000 एम्प्लॉयज़ का कंट्रीब्यूशन नहीं है, उसमें ज़ीरो है? क्या उनको मैं ज़ीरो मान के चलूँ? बताइए, ऐसा नहीं हो सकता ना। ज़ीरो तो नहीं है ना, कहीं ना कहीं से वो उनका भी कंट्रीब्यूशन है। और उसके अलावा अगर वो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं तो वो बर्डन किसके ऊपर डालेंगे? पाकिस्तान के ऊपर कि इंडिया के ऊपर? तो ये सारे क्वेश्चंस हैं जो बड़े मतलब मतलब लोगों के होश उड़ा देने वाले क्वेश्चंस हैं। और इन क्वेश्चन के ऊपर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बहुत ध्यान से सोचना और समझना चाहिए, और वो जानती है। इसको समझने में देरी कर रहा है सिर्फ़ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को जितना देरी करेगा उतनी ही प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, एंड प्रॉब्लम इज़ नॉट स्टॉपिंग। ठीक है, प्रॉब्लम्स जो है कंटिन्यूस बढ़ती जा रही है। तो एज़ सुन एज जितना जल्दी हो सकता है अगर ये फ़ैसला इनके फेवर में दे दें उतना बेटर रहेगा। हालांकि फ़ैसला अगर फेवर में आता है, इन दैट सिचुएशन इट इज़ नॉट सो ईज़ी फॉर दिस। अगर फैसला इनके फेवर में आ जाता है VIL के और एयरटेल के, तब भी इतना आसान नहीं होगा इस चीज़ को रन कराना, तब भी बहुत डिफ़िकल्ट है, राइट। हालांकि फिर भी ये कंपनी जो है रेडी है इस चीज़ के लिए। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट इसको समझने में देरी कर रहा है। मेरे हिसाब से उसको जल्दी से फ़ैसला इनके फेवर में सुना देना चाहिए। अगर फेवर में नहीं सुनाओगे तो उसके रिज़ल्ट्स जो आउटकम्स होंगे, कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, वो आप खुद ही देख लीजिएगा। इसके अलावा जो इन्वेस्टमेंट छोटे मोटे इन्वेस्टर्स जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनका तो जाएगा ही जाएगा, बाकी सब लोगों का जहाज़ डूबेगा। तो यहाँ से दोस्तों आप सब लोगों को एक पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक माइंड के साथ बने रहना है। डरिए नहीं, जो होगा देख लेंगे, देखा जाएगा। I would like to terminate right here, guys. If you have to ask any question, or if you want to suggest me, if you want to share your own idea regarding this, please let me know in comment section. There is a space, you can write whatever you want. So take care. Thank you.